एक बार ये घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ पूरी। सर ये इम्पोर्टेंट है। वो गोली जो चली है अयोध्या में, जिसको कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह ने 18 जन कितने आदमी मार दिए और ये हो गया वो हो गया, वो ढांचा जो है वो बरकरार रखा जाए जैसे का तैसे। मैंने मुलायम सिंह को बुलाया तो फिर उन्होंने ये बताया कि मेरी याददाश्त रटने की मुझ में बड़ी क्षमता है। तो कुछ क्वेश्चंस हमने बताए थे तो वो रट के लाए और उसमें कोमा फुल स्टॉप तक भी रट लिया अब यहाँ कोमा फिर यहाँ। आपका जो मैनपुरी का सफर शुरू होता है, शिक्षक के तौर पर वहां जाते हैं और उस छात्र से आपकी मुलाकात होती है जो आगे चलकर इस देश का भविष्य बनने वाले थे, मुलायम सिंह यादव जी। सर क्या आपको वो याद है, वो क्लासरूम वाली बातें थोड़ा सा शेयर करिए। नहीं देखिए, वो मुलायम सिंह शुरू से ही बहुत ये एक्सट्रोवर्ट होते, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं ना, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो ये एक्सट्रोवर्ट टाइप के, इन्हें खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी, पढ़ने लिखने में कम थी, दूसरों की मदद करने में बहुत थी, बातचीत करने में बहुत मज़ा आता था। तो जब जब हमारी मुलाकात हुई तो हम बताया गया कि ये इनको सब लोग नेताजी कहते हैं। अच्छा, तब भी नेताजी कहने लगे? ये सन 58 की बात है। 58 में वो मेरे 11वें में जब मैं पहली बार क्लास में गया तो हमने परिचय लिया, भाई आपका नाम, आपका क्या नाम है, क्या है। मैंने अपना परिचय दिया कि मैं सेंट जॉन्स कॉलेज से एमए करके आया हूँ, आपको पढ़ाऊँगा अंग्रेज़ी, तो अब आप बताइए। तो सब कर रहे थे। तो जब मुलायम सिंह का नंबर आया तो लोगों ने कहा कि साहब इनको सब लोग नेताजी कहते हैं। उसकी वजह क्या थी कि डॉक्टर लोहिया ने 2 साल पहले 56 में या 55 में सिंचाई की दरें बढ़ गई थी, उसके खिलाफ एक आंदोलन किया था, जेल भरो आंदोलन। उस जेल भरो आंदोलन में इन्होंने भी पेशकश की अपनी गिरफ्तारी की। हालांकि माने नहीं गए क्योंकि उम्र छोटी थी, लेकिन इन्होंने कहा कि ये तो लिखिए, हमें जेल भेजोगे चाहे न भेजो। जेल भी क्या थी, दिन भर बैठालने का थी, लेकिन ये उन्होंने लिखा कि चाहे उसमें करो कर न करो, लेकिन ये लिखिए कि विरोध करने वाले में हम भी हैं। और एक तो ये शुरू से ही नेता टाइप थे, तो लोग इनको नेताजी कहते थे, इनके ही स्टूडेंट, इनके साथी नेताजी कहते थे। अच्छा। तो जाहिर है कि डाने में तो रहेंगे जी। तो पता तो चल गया था कि ये साधारण नहीं। फिर वो खिलाड़ी बहुत अच्छे थे, पहलवान बहुत अच्छे थे। आसपास अपने अपने क्षेत्र में पहलवान के नाम से भी मशहूर थे, बड़ी बड़ी कुश्तियाँ जीतते थे। फिर दूसरों की सेवा कर। एक लड़का था कोई शेड्यूल कास्ट का, उसके घर खाना खाया आए तो इनके पूरे घर को निकाल दिया गया, जात से बिरादरी जो कर दिया, बाहर कर दिया, लेकिन इन लोगों ने परवाह नहीं करी। तो शुरू से ही इनका परिवार जो थोड़ा प्रोग्रेसिव और वैसा था, और उसका दबदबा भी था उस परिवार का वहाँ उस इलाके में। तो जाहिर है कि ये अपना उसमें काम करते थे, शुरू से ही इनके अंदर नेता के लोग थे। और सन 79 में जब मुश्किल से 26 साल के थे, 25 साल के 26 साल के, तो हिसाब लगा लो, 39 में जन्मे तो 47 में कितने के, 39 में कितने, तब वो हो गए विधायक पहली बार। एक किस्सा बड़ा आप सुनाते हैं सर, बड़ा मशहूर है कि वो आपने एक बार इनको डांट लगाई थी कि अगर ऐसे ही खेलते रहे तो फिर वो क्या था? नहीं, वो तो बात ये थी कि ये पहले वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में गेम्स हुआ करते थे, साल भर में एक बार। उसको यूथ रैली कहते थे। अच्छा। तो मैनपुरी ज़िले की यूथ रैली में कुश्तियाँ होती थी। तो 2 लड़के, एक सरीउद्दीन त्रिपाठी लड़का था, उसने पोल वॉल्ट में पूरी यूपी में, अच्छा, पूरी यूपी में, वो मैनपुरी में हुआ, तो उसमें पूरी यूपी के में वो फर्स्ट आया। और ये आए लाइट वेट चैम्पियनशिप में। अच्छा। तो ये 2 लड़के, वो दोनों इंटरमीडिएट में, वो फर्स्ट ईयर में था शायद, और ये थे 12वें में, वो 11वें में था, ये 12वें में थे। तो अब ये हुआ क्या, कोई एक ऑल इंडिया लेवल पे होने वाला था आसाम में कोई, तो उसमें जाना था।
तो मुलायम सिंह वहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे। हमें लगा कि दोनों, और प्रिंसिपल ने दोनों को परमिशन दे दी, पैसा दे दिया, कहीं जाइए। अपने सोच साहब तो चाहते थे। मैंने मुलायम सिंह को बुलाया, मैंने कि मुलायम सिंह, हमारी राय ये है कि आप मत जाओ, क्योंकि लौट के आओगे तब तक इम्तहान शुरू हो जाएंगे और तुम 2 महीने में पढ़ पाओगे नहीं। फिर तुम अपना नाम, जो तुम्हारा जो है अखबार में अपना नाम ढूंढते ही रहोगे, रोल नंबर, पास नहीं हो सकते। तो हमारी मान जाओ, ये छोड़ो, इसमें कुछ नहीं रखा। पहलवानी में एक आध घंटे में जाएगा, लेकिन यहाँ इंटर में पास होना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी देर ये सोचते रहे कि फिर बोले मैं फेल नहीं होऊंगा। मैंने फेल कैसे नहीं होगे? तो तो फिर उन्होंने ये बताया कि मेरी याददाश्त, वो रटने की मुझ में बड़ी क्षमता है। तो कुछ क्वेश्चंस हमने बताए थे तो वो रट के लाए, और उसमें कोमा फुल स्टॉप तक भी रट लिया था हमने। अब यहाँ कोमा, फिर यहाँ भूल भी देते थे, स्पेलिंग भी कर देते थे। ज़हीन तो थे खैर, तो वो पढ़ते नहीं थे, अलग बात थी, लेकिन जब पढ़ते थे तो ज़हीन तो थे। सर शिवपाल जी को भी पढ़ाया आपने? नहीं, शिवपाल बहुत छोटे थे, मैं छोटे क्लासेस में पढ़ाता नहीं था। उसी कॉलेज में शिवपाल पढ़े हैं। अच्छा, लेकिन कहते हैं कि बहुत गरीबी के हालत में ये लोग पढ़े लिखे, और ये शिवपाल जी दूध भी लेके आते थे, क्या इसमें क्या सच है? नहीं, दूध नहीं, दूध तो हमारे लिए लाते थे, या दूध मट्ठा, दूध वो नहीं बेचते थे ये लोग। घर न इतने गरीब थे। अच्छा, ये गलत लोग कहते हैं। उनकी कभी फीस माफ़ नहीं हुई, कभी नहीं रही। उनके बाबा जो थे दाऊ कहने कहते थे, वो प्रधान थे वहाँ के गांव के। एक हाकिम सिंह इन्हीं के परिवार के थे, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ थे। ऐसा गरीब निर्धन परिवार नहीं था, लेकिन संपन्न नहीं थे। तो ये नेताजी को पहचाना कौन से लीडर हैं? चौधरी चरण सिंह ने पहचाना? किसका हाथ इनके ऊपर आया पहले? नेताजी को सबसे पहले पहचाना नत्थू सिंह जी ने। अच्छा। और चरण सिंह ने तो बहुत बाद में पहचाना। फिर नत्थू सिंह ने इसलिए कि एक यादव महासभा हुई थी इटावा में, जिसमें राव वीरेंद्र सिंह जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे वो आए थे। वो यादव थे, यादवों की महासभा हुई थी। उसकी स्वागत समिति के अध्यक्ष बना दिए गए थे मुलायम सिंह को कि ये लड़कों के संग अपनी टीम के साथ काम करेंगे। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो उससे भी इनका थोड़ा सा वो हुआ, और सब लोगों ने कहते हैं कि उस टाइम जैसे ये चंबल में बड़ा डाकुओं का प्रभाव हुआ करता था। मलखान सिंह डाकू थे, तो ये सब डाकू जो थे वो ये इनको पता नहीं, इनके बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे नेताजी को। ये क्या मामला था? बहुत इसका एक कंट्रोवर्सी बनी थी। देखिए, एक बात आपको बता दें कि जो डाकू जो होते थे वो ऐसे डाकू नहीं थे, वो दबंग जैसे आजकल होते हैं उस तरह के वो लोग होते थे, और उनमें जातिवादी तो होती थे। यानी एक विद्यावती राठौर और राजेंद्र सिंह यादव का फर्रुखाबाद में चुनाव हुआ था। विद्यावती राठौर थी, ठाकुर थी, और राजेंद्र सिंह यादव फर्रुखाबाद के बहुत बड़े यादव नेता थे। तो उनका चुनाव हुआ था। तो उस चुनाव में जितने भी ठाकुर डकैत थे सब राठौर जी की तरफ से आए थे, और जितने यादव डकैत थे सब उनकी तरफ से आए थे। तो उस वक्त डकैत लोग जो थे अपने अपनी जातियों को समर्थन करते थे, नंबर 1। लेकिन ये स्थिति मुलायम सिंह के आते आते और इनके आते आते थे, ये तो बिल्कुल सच है कि जो यादव लोग थे, यादव डकैत थे और ठाकुर थे, तो ठाकुर डकैत थे ठाकुरों को करते थे। तो बीपी सिंह के ज़माने में अब कैसे हुआ ये तो हम नहीं जानते, कि छांट छांट के यादव मारे गए करीब 16। तो मुलायम सिंह जी ने उस वक़्त ह्यूमन राइट्स को एक ख़त लिखा कि ये जो फर्जी एनकाउंटर हुए हैं और ये फर्जी एनकाउंटर में मारे गए। अब इस पर लोग ये कहते हैं कि ये उनके संग थे, या इन्होंने लिखा, और बाद में ह्यूमन राइट्स ने उसे सही माना, और वो सारे लोग बर्खास्त हुए जो इन्होंने फर्जी में एनकाउंटर किए थे।
हैं। जी तो इस बात से लेके कुछ तलखी बीपी सिंह में और इनमें रही, लेकिन बाद में जब इमरजेंसी के बाद फिर बीपी सिंह और ये साथ साथ मिलके लड़े। तो राजनीति में तो ये सब चीज़ चलता रहता है। जी सर, बेनी प्रसाद वर्मा जी फाउंडर मेंबर थे आज समाजवादी पार्टी के, और वो कहते थे कि उनको पहले मौका दिया गया था मुख्यमंत्री बनने का, या इसके पीछे क्या कहानी है, या कैसे मुख्यमंत्री तक पहुंच गए मुलायम सिंह यादव जी? मुलायम, अब हमको ये तो कभी मालूम नहीं, हमारी नज़र में नहीं है ये, याददाश्त में भी नहीं है कि कभी बेनी प्रसाद वर्मा की मुख्यमंत्री बनने की नौबत आई हो। हमको तो ये मालूम है कि चौधरी चरण सिंह हमेशा ये कहते थे कि जब पहली बार 77 में ये मुलायम सिंह सहकारिता मंत्री बने हैं, तो चरण सिंह चाहते थे कि हम तो तुम्हें कहते थे कि हम तो तुम्हें मुख्यमंत्री बना देते, पर तुम्हारी उम्र बहुत कम है। ये मेरे सामने कहा। हमारे पिताजी से भी चौधरी चरण सिंह के बड़े संबंध थे, तो हम भी उन्हें जानते थे। दूसरी बात है, चौधरी चरण सिंह ने कई बार ये कहा, एक नहीं 2-3 अपनी भाषणों में कहा है, अजीत सिंह मेरे बेटे जरूर हैं, राजनीतिक वारिस जो है वो मुलायम सिंह होंगे। तो लेकिन चरण सिंह जी की डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो अजीत सिंह ने ये 2 धड़े हो गए जी लोकदल के ही। एक के बन गए बहुगुणा जी, लोकदल ए लोकदल बी, जी और एक बन गए अजीत सिंह। जी बहुगुणा से बी और अजीत सिंह से ए। जी तो 89 में फिर इनका दोनों में ये हुआ कि कौन अजीत सिंह में और मुलायम सिंह में कौन हो। तो ये लोगों को मालूम थी कि चौधरी साहब ने कहा था कि मेरे वारिस हैं, तो बहुत से लोग, राजेंद्र सिंह जो जाट थे खुद, चौधरी राजेंद्र सिंह उस समय के, वो इनके साथ थे। और इनमें फिर उनमें चुनाव हुआ, बाकायदा वोट पड़े, और बीपी सिंह ने अंदरूनी समर्थन दिया और इनको, अजीत सिंह को। लेकिन उसके बावजूद मुलायम सिंह जीत गए और मुख्यमंत्री हो गए, ये तो हमें मालूम है। जी और वो इनकी जो कटता रही वो इतनी हो गई कि जब बाबरी मस्जिद वाला मामला हुआ, तो एक बार ये घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ पूरी। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आएगी। वो गोली जो चली है अयोध्या में, जिसको कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह ने 18 जन कितने आदमी मार दिए और ये हो गया वो हो गया, उसका वो कोर्ट से वहाँ पर ये था कि स्टे ऑर्डर था कि इसको यथास्थिति रखी जाए, वो ढांचा जो है वो बरकरार रखा जाए जैसे का तैसा। तो मुलायम सिंह जी ने उनको कोर्ट को ये आश्वासन दे दिया, और उस आश्वासन के तहत उन्होंने क्या किया, जितने भी ये जिनसे उन्हें शक था वो सब हिंदू महासभा के जितने साधु थे वो सब गिरफ्तार कर लिए। अब जब सब गिरफ्तार कर लिए तो एक राही जी थे गृह मंत्री इस केंद्र में, रामलाल राही, तो वो उपगृह मंत्री थे, गृह मंत्री खुद प्रधानमंत्री थे। तो वो आए, उन्होंने कहा कि उन्हें छुड़वा दीजिए, तो मुलायम सिंह ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा किसी ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। तो प्रधानमंत्री जी ने फिर मुझको वो संतोष भारती जो फर्रुखाबाद के एमपी थे उनके थ्रू बुलवा के और मुझे भेजा मुलायम सिंह के पास कि अगर वो छोड़ दें तो हम उन संतों से, साधुओं से बातचीत करके कोई हल निकाल सकेंगे ये जो अयोध्या का बाबरी मस्जिद का जो कांड है। तो दिवाली के दिन में पहुंचा, लखनऊ आ गया दिल्ली से हवाई जहाज़ से। मुझे हवाई जहाज़ की टिकट दी गई प्रधानमंत्री ऑफिस से। तो मैं आया तो
मैंने मुलायम सिंह से कहा कि मुलायम सिंह ने कहा कि अरे आप दिवाली के दिन यहाँ कैसे? हमने कहा आपकी वजह से। तो बोले क्या हुआ? हमने कहा ऐसे ऐसे हमको भेजा गया है। वहाँ से क्या कहा? हमने कि वो कह रहे थे कि साधु ने सब गिरफ्तार कर लिए हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं उनसे, वो छोड़ नहीं रहे। हमने रामलाल राय को भेजा, उनसे भी मना कर दी, और तो और वो टेलीफोन पर बात भी नहीं करते हमसे। ये बीपी सिंह ने कहा था। तो हमने कि बीपी सिंह तो मैंने कम से कम टेलीफोन पर बात तो कर लीजिए। तो ये उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि बीपी सिंह में एक मर्ज है, वो कांग्रेस की कल्चर के पैदावार हैं, इसलिए वो ये समझते हैं कि उन्होंने हमें मुख्यमंत्री बनाया है, जबकि हकीकत ये है कि हमने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने में मदद की है। उन्होंने तो हमारी मुख्यमंत्री बनने में खिलाफत की थी। उन्होंने तो अजीत सिंह को सपोर्ट किया था। अब वो ये जहाँ तक रही इनकी साधुओं की, ये साधु एक भी कुछ नहीं करेंगे, हम इन्हें छोड़ देंगे, सब अंडरग्राउंड हो जाएंगे, और बाद में ये हमको सख्ती करनी पड़ेगी, और हम ये एक भी नहीं जाएंगे, आप हमारी मान लीजिए। बात तो कर लो टेलीफोन पे। तो हंसने लगे कि जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे उससे प्रमुख सचिव से बात कर लें, तो हमने भी बंद कर दिया। वो नहीं बात करना चाहते तो एक दफ़े हमने करनी चाहिए, तो हमने भी, अब जब उनका मतलब आया, वो रामलाल राय को भेजा, हमने मना, तब वो करना चाहते तो हमने भी मना कर दी। हमने कही कि बात गलत है, आप बात कर लो कम से कम, नहीं तो आगे आने वाले जब इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि मुलायम सिंह की ज़िद की वजह से बातचीत नहीं हुई और उसका सहूलियत से हल नहीं निकला, वरना हल निकल सकता था। तो हमने कि ये क्यों कलंक ले रहे हैं अपने ऊपर, आप छोड़ दीजिए इनको, मेरी आपसे राय है, रिक्वेस्ट है। सोचते रहे, फिर कही अच्छा बात करते हैं। तो बात करी उन दोनों लोगों ने, तो फिर उन्होंने कह दिया साहब कि अब ये इनको भेजा है आपने, तो हम इनकी बात मानते हैं, हम इनको सब छुड़वाते हैं, और उन्होंने सब छोड़ दिए। और जो उन्होंने कहा था मुलायम सिंह ने वही हुआ, वो सब अंडरग्राउंड हो गए, एक भी नहीं गया, न कोई उसमें बैठा मीटिंग में। और फिर उसके बाद वो वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई, गोली चली और वो लोग मारे गए, वो कांड हुआ। अब उन पे इल्ज़ाम लेते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि वहाँ पर स्टेटस को रखा जाए। जी। तो मुलायम सिंह जी ने जो उनका पद था उसका वो सम्मान रखते हुए वो गोली नहीं, उन्होंने एफिडेविट दिया था कि हम रखेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये, उनने तो अपने नृपेंद्र मिश्रा जो थे, ये वहाँ थे, उनसे कह दिया कि आप देख रेख करेंगे। गोली तो नृपेंद्र मिश्रा के हुक्म से चली है, जो FIR हुई तो नृपेंद्र मिश्रा की हुई है, मुलायम सिंह की तो हुई नहीं। वो नृपेंद्र मिश्रा आजकल अयोध्या के मस्जिद, उसके मंदिर के सब सर्वे। जी। तो ये राजनीति में बड़ा उलट फेर। अब इस बात को बहुत कम लोग कह सकते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। हमारी उम्र के लोग हैं कितने जो इस बात को याद रख सकते हैं। जी। सर, वो बड़ा मुश्किल दौर रहा होगा जब ये गोली कांड हुआ था। और हाँ, इन्होंने बदनाम बहुत कर दिया था। ये कह दिया, ये तो पहले कहते गोली, पहले ये तो कोई कहता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, और ये कोई नहीं कहता था गोली मुलायम सिंह ने नहीं चलाई, गोली तो उनके हुक्म से चली। जो भी हो, DM हो, वो ने उससे चलाई, उसमें मुलायम सिंह का क्या हाथ था? लेकिन सर थे मुख्यमंत्री, तो कहा जाएगा उस नहीं, तो फिर इस्तीफा दिया। जब उन्होंने इस्तीफा दिया है, जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाई है, ये पूरे आप अगर आप जाएं और उसके रिकॉर्ड से निकलवाएं तो 71 की रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। मुलायम सिंह ने अपनी इस्तीफा दिया तब ये स्पीच दिए, उदय प्रताप सिंह को मेरे पास भेजा BP सिंह ने, और उनके कहने से मैंने साधु 91 की बात कर रहे हैं, 91 सर। एक अब फिर हम वहीं लौटते हैं। 89 एक शायर के तौर पे आप बहुत लोकप्रिय हो चुके थे, एक टीचर के तौर पे बड़ा बड़ा मान सम्मान आपका वहाँ पे था। फिर ये सियासत का रुख आपने कैसे किया? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं किया, कतई नहीं किया। मैं बिल्कुल नहीं आना चाहते थे। हम तो एक प्रिंसिपल के रूप में इतने प्रसिद्ध थे कि मैंने पूरे ज़िले में नकल होती थी, मैंने अपने कॉलेज में नकल नहीं होने दी रत्ती भर। तो मेरे कॉलेज में ये होता था कि मैनपुरी के जो अफसरों के लड़के थे वो पढ़ने आते थे हमारे यहाँ भोगांव में।
15 किलोमीटर चल के अपने कॉलेज के छोड़ के। तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता था, पर मुलायम सिंह जी ने मुझ पे जिद की, और शायद उसका कारण ये था कि सन 84 में बलराम सिंह यादव वहाँ से एमपी थे, और बलराम सिंह यादव ने हराया था नरेंद्र सिंह चौहान थे, या चौहान था कोई सोशलिस्ट पार्टी का। उस मुलायम सिंह ने उन्हें टिकट दिया था। मुलायम सिंह ने उन चौहान साहब के लिए बहुत सारे यादवों को वो किया, लेकिन वो यादव होने का वो नारा वारा दे दबा के वो यादवों का उन्हें लाभ मिल गया और बलराम सिंह जीत गए। तो मुलायम सिंह ने वहीं मन बना लिया था कि अगली बार हम किसी यादव को लड़वाएंगे जो ज़बरदस्त हो, जो उनसे लड़ जा सके। शायद रही हो ये मन में, लेकिन उन्होंने हमसे 2-1 बार कहा, हमने मना कर दिया, हमने कहा हम नहीं लड़ेंगे। पर उन्होंने हमारे बगैर पूछे हुए अनाउंस कर दिया बीपी सिंह जी की सलाह से। यूपी भवन में बीपी सिंह और इन्होंने कहा, उन्होंने कि दे दो, और बीपी सिंह भी हमें जानते थे कवि के रूप में, तो वो हमको टिकट दे दी गई, अनाउंस हो गई। अनाउंस होने के बाद भी हमें शक हुआ कि ये हमारी टिकट नहीं है, क्योंकि एक उदय प्रताप सिंह राजा थे जो लोहिया जी के बड़े दोस्त थे, ऊसरा हार के जमींदार थे। तो हमने कहा ये उनकी होगी। फिर हमारे बेटे का फ़ोन आया हमारे पास कि नेताजी ने कहा कि 17-18 तारीख को कहीं जाए नहीं, उन्हें पर्चा फाइल करना है। तब हमको भरोसा हुआ कि हमको हो गई। इस तरह से हुआ, तो ज़बरदस्ती हमको तो बनाया गया। फिर दूसरी बार तो जो हुई, तो दूसरी बार तो बड़ा ज़बरदस्त चुनाव हुआ फिर। हाँ, वो उसमें बहुत हाँ मुश्किल था, लेकिन जीत गए हम। जी सर, ये बताइए कि आप तो शुरू से मुलायम सिंह कहते रहे होंगे नेताजी को, फिर जब आप उनकी पार्टी में आ गए, एमपी हुए, और फिर बाद में वो मुख्यमंत्री, फिर भी आप किस नाम से बुलाते थे उनको? हम तो मुलायम सिंह कहते थे हमेशा। जी। हम तो कभी कभी भूल जाते थे। वो एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में हमने कह दिया एक दफे, उस वक्त नहीं कहना चाहिए था, अध्यक्ष ही कहते थे लोग, हम भी अध्यक्ष ही कहते थे जी। लेकिन अब भूल गए होंगे, तो हमने कहा मुलायम सिंह हम तो जा रहे हैं, देखो उठ के। तो फिर वो बोले आप जाओ। तो वो हमेशा आपको अपने गुरु की तरह सम्मान देते रहे। हाँ, वो उनका कुछ नहीं ठिकाना था। वो कभी मार साहब कह देते थे और कभी यादव जी कह देते थे, जबकि मैंने कभी यादव लिखा नहीं अपने नाम के। लेकिन उस कॉलेज में हमारे अलावा कोई यादव था ही नहीं, जैन कॉलेज में, इसलिए वो हमको कभी कुछ कह देते, कभी कुछ कहते, वो अपने अलग अलग नाम से बुलाते रहते। जी। लेकिन शायरी का दामन फिर आपने नहीं छोड़ा? शायरी का नहीं छोड़ा, बल्कि मुलायम सिंह की जो शायरी पसंद आदमी मैंने ऐसा नहीं देखा। मुलायम सिंह जब एक बसरेर कांड में इनको जेल हुई थी, तो ये जेल में थे, तो इमरजेंसी में दोबारा इनको जेल हो गई। तो मुलायम सिंह से हम मिलने गए थे किसी काम से, तो हमने उनसे कहा, हमने कि हम आज कब सम्मेलन में, बोले कब सम्मेलन में, इमरजेंसी के खिलाफ कविता पढ़ना। अच्छा, अखंड प्रताप सिंह जो है जूही इनके पिता, वो उस वक्त डीएम थे जी। पर वो मुलायम सिंह के बड़े मित्र थे, मुलायम सिंह के समर्थक थे जी। तो हमने अखंड प्रताप सिंह से कही कि हमने ऐसे ऐसे मुलायम सिंह कह रहे थे, हम मिल के आएगा आज उन पर। तो बोले जो चाहो सो पढ़ो, और हम ज़्यादा हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, और क्या होगा। तो मैंने इमरजेंसी के खिलाफ एक कविता पढ़ी थी कि वातावरण भले डूबा हो घोर अंधेरे में, लेकिन साथी देर नहीं है नए सवेरे में। कोहनी तक निर्दोष रक्त में जिनके हाथ सने, ऐसे ऐसे लोग न्याय के ठेकेदार बने। खबर नहीं आती है बाहर जिनके नाटक की, खिड़की तक है बंद के उनके ऊंचे फाटक की। कल को यही विधायक होंगे, ऐसी बड़ी खतरनाक कविता थी जी। कुछ का ये प्रयास है वो रावण बन पाए, सूरज चांद सितारों पर प्रतिबंध लगाएं, जगमग हो उनका वो। तो वहाँ का एक देशभक्त अखबार निकलता था, और ये जो अभय दुबे इनके पिताजी थे, तो उन्होंने लिखा, इटावा नुमाइश कब सम्मेलन में इमरजेंसी की धज्जियाँ, आपातकाल की धज्जियाँ जी।
चलता रहा। एक फिर हमसे पूछा बताया गया कब लिखी, क्या लिखी, कब लिखी, ये हमने कि अब जब लिखी थी तब लिखी थी, अब हमें तो याद नहीं है। जी सर, नेताजी और अखिलेश जी दोनों में क्या फर्क देखा आपने? जनरेशन गैप जानते हैं आप क्या होता है? जी वो जनरेशन गैप पूरा है। मुलायम सिंह एक किसान के बेटे थे, अखिलेश एक मुख्यमंत्री के बेटे थे। जी उनकी एजुकेशन जैन कॉलेज में हुई, उनकी एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया में हुई, या मिडिल में या उसमें मिलिट्री स्कूल में हुई। जी तो फर्क है ना, जी पड़ेगा। जी अच्छा, दूसरी बात यह है कि ज़माना बदल गया। तब नेता जो थे वो समाज के लिए काम करते थे। ये ज़माना इनके आते आते नेता जो हैं वो इतने स्वार्थी हो चुके थे कि जो पहले सियासत में गुंडे नहीं होते थे और सियासत में पैसे वाले नहीं होते थे, लेकिन नेताओं ने पैसे वालों से पैसा लेके और गुंडों से गुंडई करवा के जीतना शुरू कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि जब हमें जिताते तो हम ही क्यों ना आ जाएं। तो पैसे वाले भी आ गए और गुंडे भी आ गए। तब अखिलेश आए। तो अखिलेश ने एक बात तो ज़रूर रखी कि आपने भी कहीं सुनी होगी, उन्होंने कई ऐसे जो बदनाम किस्म के थे लिखते उन्होंने पार्टी में नहीं लिया। डीपी यादव को नहीं लिया, मुख्तार अंसारी मुख्तार अंसारी को नहीं लिया। मुलायम सिंह में ये बात थी कि वो सबको ले लेते थे वो सबको लेके और उनको कहते थे कि देखो ये काम बंद करो। डीपी यादव को भी उन्हें। तो अब बहुत सी बातें हैं। तो अब उस ज़माने में साइकिल से चुनाव पहला लड़ा था मुलायम सिंह ने। जी पहला चुनाव जो लड़ा था 69 का, 69 का, तो साइकिल से लड़ा था। जीप तक नहीं थी, मोटरसाइकिल तक नहीं थी। अब वो ज़माना, अब अखिलेश से उम्मीद करोगे साइकिल से चुनाव लड़ेंगे। तो ज़माना बदल गया, इसलिए बदलाव आया। वैसे जितनी भी अच्छी बातें उनमें थी, मुलायम सिंह के अंदर एक सबसे बड़ा गुण था कि वो कभी भी जो विपक्ष के नेता होते थे उनको भी उनसे उनकी बड़ी मित्रता रहती थी। ये मुलायम सिंह के और वीर बहादुर सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि वीर बहादुर सिंह जो थे मुख्यमंत्री थे और मुलायम सिंह जो थे वो प्रतिपक्ष के नेता थे। तो ये कहते थे कि वीर बहादुर सिंह सबसे ज़्यादा बात मुलायम सिंह की मानते हैं, मुलायम सिंह सबसे ज़्यादा बात वीर बहादुर सिंह की मानते हैं। अच्छा, इसी तरह से उनके सबसे तिवारी से संबंध रहे। यानी ये गुण इनमें अब भी है, अखिलेश में भी है जी। और बाकी तो जनरेशन गैप का तो सर, आप लोकसभा में भी रहे, राज्यसभा में भी रहे, तो और एक 100% ईमानदार नेता रहे आप। तो जाहिर बात है जो ईमानदार है वो थोड़ा सा सच बोलता है, कड़वा बोलता है। एक वो भी मैं उसमें कमीशन का मेंबर भी रहा हूँ, बैकवर्ड का। वो बहुत इम्पोर्टेंट था। जी जी जी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, सही है। तो जो ईमानदार होता है वो सच बात बोलता है। फिर एक शायर भी है, वो भी एकदम खुल के आप बोलने वाले। तो उस जमाने में जो आपके विपक्ष था, तो वो उस कटुता की बात करता था जो आजकल हो रही है इतनी। अब जैसे मैं आपको एक बताऊँ, अटल बिहारी वाजपेयी और हम दोनों एक समिति थी, संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन पर। तो हम उसमें साथ साथ कहीं गए। उस वक्त ये अयोध्या का कांड चल रहा था। तो हम और वो एक साथ उतरे गाड़ी से, हवाई जहाज से। तो किसी अखबार वाले ने अटल बिहारी से पूछा कि वहाँ मंदिर, अयोध्या के मंदिर के बारे में क्या आपकी राय है? तो बोले मंदिर तो बनना चाहिए। फिर उन्होंने आंखें बंद करके कहा, लेकिन भारत माँ का मंदिर नहीं बनना चाहिए। ये वाजपेयी जी ने कहा जी। उसके बाद उसने हमसे कहा, हमने कहा मैं वाजपेयी जी की बात से 100% श्योर हूँ। मंदिर न बने इसके तो कोई विरोध कर ही नहीं सकता, लेकिन एक तोड़ के उसके बनेगा, उसकी जगह बनेगा, ये जो है ये इससे विवाद पैदा होगा और ये इसके हम विरोध में हैं। तो हमें बड़ी मित्रता थी। जब वो प्रधानमंत्री थे तो मैं कमीशन में था। तो एक दिन हम गए थे उनसे मिलने,
एक वो रिपोर्ट सबमिट करने, तो उन्होंने कहा बहुत दिन से तुमने लतीफ़े नहीं सुनाए, तो हमने उन्हें लतीफ़े सुनाए। तो पार्लियामेंट के अंदर भी ये होती थी कि जो 89 में जो चुन के गए थे, उसमें तखलिया, जिसने वो रामायण में जो चिखलिया सीता का पाठ किया था, वो चुन के आई थी। और वो जो रावण बना था दीक्षित, अरविंद दीक्षित, वो आया था जी। तो वो अब पार्लियामेंट में सीता और रावण पास पास बैठे। जी जी जी। तो हमारी तरफ से किसी ने, अब वाजपेयी जी सामने बैठे थे, तो हमारी तरफ से किसी ने कहा कि राम का पता नहीं है और सीता जी हंस के बात कर रही हैं रावण से। तो वाजपेयी जी ने कहा कि बानर दल में क्यों गड़बड़ है। तो मैंने कहा साहब, बानर दल इसमें गड़बड़ है कि बानर ही दल राम की तरफ था। अरे वाह 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 वाह। तो ये ऐसी बहस होता है। तो फिर उन्होंने हमारी पीठ ठोकी बाद में, बोले तुमने जवाब बहुत बढ़िया दिया। तो ये आज कहाँ है, ये आज है कहीं? इसी पे हम सर लाना चाह रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्होंने एक शब्द बोला, और वो भी असेंबली में, कि 2 नमूने हैं। तो इस तरीके की भाषाएं जो अब शुरू हो गई, देखिए उनकी हम कुछ नहीं कहते। वो पहले तो आज के ज़माने में जिसकी भाषा नहीं, आदमी भाषा से पहचाना जाता है। तो कपड़े रंगने से या कपड़े सुसरने। दूसरी बात यह है कि इनसे पहले जो इनके महंत थे, अवैधनाथ जी, उनके साथ हम एमपी रहे, और हमने उनसे हमारी खूब बात होती थी। भले आदमी थे, इनसे हमारी ज़्यादा नहीं, थोड़े अच्छे ज़माने में रहे। जब हम राज्यसभा में थे, ये लोग सभा में थे, तो हमने मिले मिलाए नहीं ज़्यादा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वो जो मठ है, उसकी नींव ही डाली गई थी ब्राह्मणिज्म के खिलाफ। गोरखपुर पीठ बनी है, वो मच्छेंद्र नाथ थे, मच्छेंद्र नाथ ने बनाई। वो मछुआरे थे, और उसके जो है वो नींव हुई है हिंदू धर्म के खिलाफ। आज वो सत्ता के लिए अपने मठ की जो मान्यता थी वो भूल के बिल्कुल बीजेपी के रंग में रंग गए। तो जो इसके लिए जो बदल सकते हैं, तो सब कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात है भाषा। उन्होंने ये बयान दिया, मैंने तो उन पर लेख लिखे हैं। जब उन्होंने ये बयान दिया कि समाजवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने कहा कि जिस संविधान की शपथ लेके आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उसमें ही समाजवाद का नाम प्रीएम्बल में है। तो आप समाजवाद का एक तरह से अपमान नहीं कर रहे हैं, आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। ये हमारा लेख भी छपा, उसमें छपा भी है। जी जी सर, अंत में उनके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते। जी जी। ये जब ये परिवार में थोड़ी सी टूट पड़ी थी मुलायम सिंह जी के और शिवपाल जी में, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। आप उस वक्त उस परिवार के एक मुखिया तौर पे रहे, तो अब मैं अपने मुंह से कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि उस दोबारा इनको एक करने में मेरी थोड़ी भूमिका रही है। जी 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 जी, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो आपको पीड़ा हुई थी उस वक्त बहुत? हमने तो मुलायम सिंह के साथ, जो बीमार थे वो, तभी ये कह दिया था। अखिलेश जी, शिवपाल सिंह भी थे, अखिलेश भी थे, ये तो सब जानते हैं। तो मैंने कहा कि आप दोनों लोग मिल के काम करेंगे तो ये नेताजी भी ठीक हो जाएंगे, और पार्टी का भी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, और हम जैसे लोगों की भी उम्मीदें ठीक हो जाएंगी। तो नेताजी ने कहा कि बिल्कुल इनको समझाओ। अब सब सही है सर? अब बिल्कुल सही है, बिल्कुल। जो कहा जा रहा है कि इतना सब कुछ होने हुआ भी शिवपाल जी को वो वैल्यू नहीं दी जा रही? नहीं, शिवपाल सिंह बिल्कुल संतुष्ट। शिवपाल सिंह मेरे पास यहाँ कम से कम 5-6 दफ़े आए होंगे जी, यहाँ ही जी, खूब हमारी बात होती है। एक दिन अखिलेश जी ने कहा कि हमें आप बताओ, वहाँ जगह थोड़ी है, आपका पैरी फैरने लिए कहाँ है, हम ही आ जाएंगे आपके पास। तो हम उन्हें ले आते हैं, हम उनको नहीं बुलाते कभी। शिवपाल सिंह चले आते हैं। तो शिवपाल सिंह के मन में कोई रत्ती भर नहीं है, मैं उनसे रोज़ बात करता हूँ, और उनके लड़के में और अखिलेश जी में बड़ी मित्रता है जी। और
रामगोपाल और शिवपाल सिंह में अंदर कुछ हो तो हम नहीं कह सकते, ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ती। पहले जैसे वो तलखी नहीं है हाँ नहीं, अब वैसे दिखाई नहीं पड़ती, पहले थी। पहले। अच्छा सर, एक चीज़ और, ये आजम खान साहब जो है, जब से समाजवादी पार्टी बनी तब से आप उनको जानते रहे, तो जो उनके खिलाफ हुआ, क्या जाती हुई है कि? ये उनके खिलाफ जाती नहीं है, ये सरकार मुसलमानों को ये संदेश देना चाहती है कि जब हम आजम खान और अंसार, क्या कौन अंसारी, मुख्तार अंसारी जैसों को ठीक कर सकते हैं, तुम क्या चीज़ हो। ये हिंदू राष्ट्र की जो इनके मन में है तो वो कर तो पा नहीं रहे हैं, लेकिन अभी कल परसों ही बयान दे दिया है उन्होंने कि हिंदू राष्ट्र तो है ही। इसके बड़े माने हैं। इसका मतलब यह है कि इस संविधान के अगर लागू किया जाए तो संविधान में साफ लिखा है किसी एक राष्ट्र का नहीं हो सकता। गांधी जी ने कहा था वो देश दुनिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए वो दिन बहुत ख़राब होगा जिस दिन किसी एक धर्म का वर्चस्व हो जाएगा। तो ये एक धर्म का वर्चस्व इकट्ठा करने के लिए ये कोई छुपी किसी से नहीं है कि ये मुसलमानों से वैर रखते हैं। अल्पसंख्यक कहते हैं, अल्पसंख्यक तो जैन भी है, अल्पसंख्यक तो सिख भी है, अल्पसंख्यक तो बौद्ध भी है ये, लेकिन वो इतने संपन्न हैं और इतने हैं कि उनको तो छूना आपको लिए मुश्किल है और आप चाहते भी नहीं हैं। आपको तो मुसलमानों से बैर है ना। ये जो बांग्लादेश में अगर कोई घटना हो जाएगी तो उसको हिंदू है तो उसे हिंदुस्तानी मानते हैं, और मुसलमानों से कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। ये मुसलमानों ने अपनी मर्ज़ी से हिंदुस्तान में रुके हैं और जिन्होंने कुर्बानी दी है जंग में, वो उनका ये देश उतना ही है जितना कि आपका है। ये बात उनकी समझ में नहीं आती है और यही बात सबसे बहुत बड़ी, उस बात को बताने के लिए, मैसेज भेजने के लिए उन्होंने किया है। वरना आप सोचिए कि आज़म खान जैसा पढ़ा लिखा आदमी और जो इतने बड़े पद पर रहा, इतना सम्मानजनक रहा, उसने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कायम कर दी। आप यूनिवर्सिटी कायम कर दी, आपको सम्मान करना चाहिए था उस आदमी का। उसने वो काम कर दिया जो सर सैयद अहमद साहब ने किया, मदन मोहन मालवीय ने किया, उनको आज सम्मान मिल रहा है। और इनको इन पे और ये मामला जो हम समझते हैं कि इनकी और नवाब रामपुर की अटपन रहती थी। तो जब ये मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने नवाब रामपुर और इन दोनों ने मिल के कुछ लोगों से दरखास्तें ले ली ज़बरन इनके खिलाफ, FIR कर दी और इनकी सरकार थी, उन्होंने जेल भेज दिया। ये हुआ है, ये इनको एक षड्यंत्र के तहत किया गया है। आखिर में सर, ये पूरा हिंदुस्तान का ये जो गुलशन है उस पर एक शायर, और उस शायर का एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल की, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। तो क्या इसको कहीं से ख़तरा पैदा हो रहा है? नहीं, हिंदुस्तान को कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के कुछ लोगों को अगर तकलीफ़ होगी तो, और उसको अगर बर्दाश्त करके किया जाए तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं तो सोचता हूँ कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। फिर राजनीति तो अपनी जगह है, हम नहीं कह सकते। तो सर आखिर में वो आपसे गज़ल सुनेंगे भी, न तेरा है न मेरा है, न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हज़ारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, मगर पहुँचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। अजंता ताज खजुराहो बुजुर्गों की निशानी है, जो दुनिया दे रही सम्मान वो सम्मान सबका है। हकीकत आदमी की खुल गई बस एक झटके में, जो लावारिस पड़ा है धूल में सामान सबका है। और इसमें के हज़ारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर गुलशन की इज़्ज़त आबरू ईमान सबका है। ज़रा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है, ज़रा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है,
मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है। वाह वाह वाह। तो सर, आज शरफ हासिल हुआ आपके पास थैंक यू, बैठने का। थैंक यू। इतनी बड़ी हस्ती जो शिक्षा के मंदिर में रहे हो, जो ये देश का मंदिर है लोकसभा, वहाँ रहे हो। 18 साल आप लोकसभा राज्यसभा में रहे, मुख्यमंत्री के आप उस्ताद रहे, उनके बेटे जो मुख्यमंत्री रहे उनके आप अभिभावक हैं, और उसके बाद इतनी फ़कीराना तबीयत, एक छोटे से मकान में रह रहे हैं, और आज के दौर के आप सच्चे फ़कीर हैं। हम सब की तरफ से सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मकान छोटा लेकिन खाद बहुत बड़ी है।